Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, today we are going to discuss a conceptual question which is given in our book from page number 143 and to 144. Now, student, question number one is, what is the force that a conductor of length L carrying current I experience when placed in a magnetic field B? What is the direction of this force? यानी कि आपके पास अगर एक कंडक्टर है L जिसकी लेंथ L है और उसमें से करंट पास कर रहा है I और उसे हम प्लेस करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड B में, तो हमें देखना है कि उस पे जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमारे पास हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था कि आपके पास जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पे जो फोर्स लगती है वो फोर्स आपके पास बराबर होती है F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी के, या F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा के बराबर होती है। और इस फोर्स को अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ये आपके पास यूज किया जाता है और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के जरिए से अगर हम देखते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है, आपके पास डायरेक्शन जो आपने फाइंड करनी होती है वो आपके पास किस तरह से फाइंड होती है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी फाउंड बाय लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एल एंड बी। तो आपके पास जो डायरेक्शन होगी, याद रखिएगा, वो हमेशा आपके पास लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसके परपेंडिकुलर होगी। याद रखिएगा कि जब आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को पढ़ते हैं तो आपके पास थंब जो है हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करता है। तो अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जिसे एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, उस कंडक्टर के अंदर से करंट पास कर रहा है, तो आप देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में थंब आपका होगा उस डायरेक्शन के अंदर आपके पास वो फोर्स अप्लाई होगी जो कि इस पूरे फिनोमेना या इस पूरे ये कहते हैं, हम कह सकते हैं, डिजाइन के अंदर अप्लाई हो रही होगी ड्यू टू द करंट and due to the magnetic field. Number 2, what is the nature of force between two parallel current carrying wire in the same directions? हमें बताना है कि अगर आपके पास दो करंट कैरिंग वायर्स हैं जिनमें सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी उसकी नेचर क्या होगी, यानी कि वो रिपल्सिव होगी या अट्रैक्टिव होगी। आंसर, the attractive force between the current carrying conductor is magnetic in nature। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स होगी वो दोनों वायर्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, क्योंकि दोनों वायर्स के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन की वजह से इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उस मैग्नेटिक फील्ड के दो अपोजिट पोल्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने आएंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इन दोनों वायर्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो गई है ड्यू टू द अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड by the motion of the current in the same direction. As each current carrying conductor produces its own magnetic field and also each conductor experiences the magnetic force in the magnetic field of other conductor. Suppose that we have two conductors carrying the current in the same direction, so the field between them decrease and the stronger force on their side force them to come towards each other. The magnetic field between wires is of opposite polarity so that they cancel each other's effect. Net field is weaker between wire and at other side the wire field is stronger, therefore they are pulled towards each other. Attractive force is applied. 3. What is the magnitude of force on charge q moving with velocity v in the magnetic field b? यानी कि आपके पास अगर कोई चार्ज है जो कि वेलोसिटी v के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर एंटर हो रहा है
तो उस चार्ज पे लगने वाली जो फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। याद रखिएगा, व्हेन अ मूविंग चार्ज enters in a magnetic field it experience a force which is equals to F is equals to Q V cross B or F is equals to Q V B sin theta, and this force always uh, deflect that charge or move that charge in a circular path। तो आपके पास इस सूरत में ये जो चार्ज होगा ये एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर देगा उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसके अंदर ये एंटर हुआ है विथ सम वेलोसिटी जो कि आपके पास v के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। याद रखिएगा यहाँ पे आपके पास उस एंगल का भी बड़ा काम होता है या उस एंगल का भी एक अहम रोल होता है जिस एंगल के साथ वो चार्ज एंटर हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड में। अगर चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 0 या 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो किसी भी किस्म की कोई फोर्स उस चार्ज पे एक्ट नहीं करेगी, यानी वो चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। लेकिन अगर उन दोनों के दरमियान यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है तो हम देखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी और चार्ज एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। Now question number 4. In a uniform magnetic field B, an electron beam enter with velocity v. Write the expression for the force experienced by the electron. यहाँ पे वही बात हो गई, इससे पहले हमने सिंगल चार्ज की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम ऑफ चार्जेस या एक बीम ऑफ चार्जेस की जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई है विद सम वेलोसिटी v। तो हम इसके लिए देख सकते हैं वही क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को। both the answer are related to the same topic with the same concept। हम देखेंगे कि वो जो बीम है वो भी एक सर्कुलर पाथ अटेंड करना शुरू कर देगी, यानी जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगी उसका जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन वो एक सर्कुलर पाथ में चेंज हो जाएगा और उस पर लगने वाली फोर्स F is equals to QVB के बराबर आ जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास इसी तरह का सवाल है। What will be the path of the charged particle moving in a uniform magnetic field at any arbitrary angle with the magnetic field? तो आपके पास वही आ जाएगी, यहाँ पे भी वही आंसर होगा कि आपके पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसका कोई आर्बिट्ररी एंगल है तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन नंबर 3 के ही आंसर को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वो भी सेम कॉन्सेप्ट रखता है। वही चीज़ है कि आपके पास एंगल पे जो मैंने अभी आपको डिपेंडेंस बताई थी कि किस तरह से Q और V और B के दरमियान एंगल होना चाहिए, उसी एंगल के लिहाज से आपके पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। नाउ an electron does not suffer any deflection while passing through a region. The question should be under what condition the electron does not suffer any deflection while passing through a region। यानी कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से पास हो रहा है लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही, तो इसकी वजह क्या हो सकती है, वो उस जगह पे क्यों डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं लेकिन उसमें जो खास वजूहात हैं वो आपके पास एक तो ये है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो। पहली चीज, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर उसके एंटर होने की वेलोसिटी और उस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या है इस चीज को हमें देखना होगा। अगर वो एंगल आपके पास और मैग्नेटिक फील्ड 0 या 180 डिग्री है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान का एंगल, तो हम देखेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन पे किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्ट नहीं करेगी और वो इलेक्ट्रॉन इजीली वहां से इन स्ट्रेट पाथ या वो जिस पाथ के साथ एंटर हुआ है उसी पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। तो वही चीज यहाँ पे मौजूद है, F is equals to Q V क्रॉस B के बराबर है और फाइनल फॉर्मूला F is equals to Q V B sin थीटा है। तो यहाँ पे आपके पास अगर वहाँ चार्ज मौजूद है उसकी वेलोसिटी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो आपके पास यहाँ पे उस एंगल को देखना पड़ेगा जिस एंगल के साथ वो चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, यानी कि उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, इसे हमें यहाँ पे नोट करना होगा। अगर वो 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो उस चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन पे किसी भी किस्म की डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्ट नहीं करेगी।
Now question number 7. An electron beam passes through a region of crosses electric and magnetic field of intensity E and B respectively. For what value of electron speed the beam will remain undeflected? यानी कि आपके पास कहा जा रहा है कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि एक रीजन को पास कर रही है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है जिसकी इंटेंसिटी ई है, और उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है जिसकी इंटेंसिटी बी है। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होनी चाहिए कि उसकी बीम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन उस जगह से पास हो जाए। दिस मेथड इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड। इस मेथड को हम वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड कहते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम पासिंग थ्रू अ रीजन of crosses electric and magnetic field of intensities E and B respectively, then it may pass undeflected. It is possible when the speed of electron is so adjusted that it will experience no net force. यानी Fe is equals to Fb, Qe is equals to QVB sin theta. If sin theta is equals to 90 degree, so we get as electric and magnetic field are perpendicular to each other, therefore QVB is equals to QE के बराबर हो जाएगा और V is equals to E over B के बराबर आ जाएगा। ये आपने वेलोसिटी सेलेक्टर के टॉपिक में पढ़ा है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो, दोनों का रेशो एक दूसरे के बराबर है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास ऐसी वेलोसिटी आ जाएगी जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए भी इलेक्ट्रॉन की बीम जो है अनडिफ्लेक्टेड तौर पर या डिफ्लेक्ट हुए बिना उस रीजन से पास कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टू फील्ड्स? यानी कि एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है वो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया जा रहा है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दीज टू फील्ड? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों फील्ड की वजह से? When the electron moves along the magnetic field, then magnetic force experienced by it is zero. जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ही मूव करवाया जाएगा तो उस पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो जीरो होगी, उसमें कोई डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। When electron moves along the electric field, then force experienced by it will be F is equals to QE. और जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो QE के बराबर होगी। तो जब नेट फोर्स की बात करेंगे तो हम दोनों फोर्सेस का जो रिजल्ट है उसको ऐड कर लेते हैं, FB प्लस FE, तो वो आपको आ जाएगा 0 प्लस QE। और इफ F is equals to QE, then electron will experience only electric force on it, so the electron or particle will accelerate due to this net force and kinetic energy will continuously increasing. तो हमारे पास एक्सेलरेशन जनरेट होगी। याद रखिएगा एक चीज कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चार्ज पार्टिकल को उसके पाथ से डिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्योंकि उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ रही और मैग्नेटिक फोर्स का कोई इफेक्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो हमारे पास रिमेनिंग इफेक्ट जो रह जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रह जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वहां पे वो चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, वो एक्सेलरेट हो जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, या हम ये कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. What is the cyclotron frequency? A charged particle of mass m, charge q, moving in a magnetic field B. हमें साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि वो क्या होगी अगर एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है और वो मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर। When a charged particle enter perpendicular to the magnetic field, then it start moving in a circular path and the frequency experienced by it is called cyclotron frequency
F is equals to QB over 2 pi m। यहाँ पर आपके पास याद रखिएगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे एक फोर्स अप्लाई होगी, और उस फोर्स की वजह से जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और वो आपके पास बराबर होगी QB ओवर 2 पाई m के। अब ये कहाँ से आ रहा है, उस फॉर्मूले को हम यहाँ देख लेते हैं। FE इज इक्वल टू FB, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि पार्टिकल जो है जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो गया, यानी कि इस पे लगने वाली फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। तो FC इज इक्वल टू FB mv स्क्वायर ओवर r विच इज इक्वल टू QVB साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। सो यहाँ पे जब रीअरेंज करेंगे तो आपके पास V इक्वल टू QBR ओवर m के बराबर आ जाएगा। V आपके पास बराबर होता है R ओमेगा के, और यहाँ पे जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ओमेगा बराबर आ जाएगा QB ओवर m के। एंड ओमेगा, वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2 pi f। By putting this value in above equation, we get 2 pi f is equals to QB over m, and f is equals to QB over 2 pi m. This is called the cyclotron frequency of the particle. Question number 10. Can neutron be accelerated in a cyclotron? Give reason. Neutron cannot be accelerated by mean of cyclotron. हमारे सामने सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन क्योंकि आपके पास एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, और याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही एक्ट करती है, तो इस वजह से यहाँ पर किसी किस्म की फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर उस अनचार्ज पार्टिकल यानी कि न्यूट्रॉन पे एक्ट नहीं करेगी। इस वजह से न्यूट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर सकता किसी भी साइक्लोट्रॉन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके पास, अ करंट कैरिंग लूप फ्री टू टर्न इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। एक करंट कैरिंग लूप है जो कि इजीली रोटेट कर सकता है या टर्न कर सकता है, उसे प्लेस किया गया एक मैग्नेटिक फील्ड में। व्हाट विल बी द ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड इन इक्विलिब्रियम स्टेट। हमें किस ओरिएंटेशन के अंदर उस चार्ज लूप को यानी करंट कैरिंग लूप को वहां पे प्लेस करना है उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कि उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, यानी कि वो इजीली मूव कर सके, उसमें किसी किस्म का कोई टॉर्क जनरेट ना हो, यानी कि वो रोटेट ना कर सके बल्कि वो अपनी जगह पे स्टेबल रहे। The plane of loop become perpendicular to the field to maintain the equilibrium। अगर हम उस प्लेन को परपेंडिकुलरली उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो आपके पास किसी किस्म का कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, और आपके पास वो जो लूप है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। When a current carrying coil is placed in a magnetic field, it will experience the torque which is tau is equals to NIBA cos alpha. For single loop, put n is equals to 1, so torque will be IBA cos alpha. When plane of the coil become perpendicular to the field or alpha is equals to 90 degree, then we get uh, tau or torque IBA multiplied by 0, and torque becomes 0, so it will become an equilibrium state, or we can say that कि वो जो कॉइल है यानी वो जो लूप है वो विदाउट रोटेशन उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद रहेगा, इवन उसमें करंट ही क्यों ना फ्लो कर रहा हो। Now question number 12 and the last question of your exercise, how does the current carrying coil behave like a bar magnet। किस तरह से करंट कैरिंग कॉइल एक बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है। A current carrying loop behaves as a tiny bar magnet। When current passing through current carrying coil, it produces magnetic field that resembles with the magnetic field of a bar magnet field. So it also has poles. If we hold the coil in such a way that curling finger show direction of the current and thumb will be in the direction of the north pole। यानी कि आपके पास जब भी हम किसी कॉइल या किसी भी लूप की बात करते हैं जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो याद रखिएगा वो करंट फ्लो जो है उस कॉइल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा याद रखिएगा
एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि उस मैग्नेटिक फील्ड का एक नॉर्थ पोल भी होगा और एक साउथ पोल भी होगा। उसके नॉर्थ पोल को जांचने के लिए हम क्या करेंगे कि उस करंट कैरिंग लूप को अपने हैंड में लेते हैं, अपनी कर्लिंग ऑफ फिंगर, यानी कि फिंगर्स जिस जगह पे कर्ल हो रही है, अगर हम उस डायरेक्शन में करंट के फ्लो को ले रहे हैं, तो हमारे पास जो थंब होगा वो नॉर्थ पोल को शो करेगा। यानी कि अगर आपके पास कर्लिंग ऑफ द फिंगर फ्रॉम अपर साइड टू फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड है, अपर साइड है, तो आप याद रखिएगा कि राइट साइड के ऊपर थंब आपका जाएगा और आपके पास राइट साइड पे नॉर्थ पोल होगा और लेफ्ट साइड पे साउथ पोल होगा। सिमिलरली अगर आपकी कर्लिंग ऑफ फिंगर नजर आ रही है फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड, तो आपके पास थंब जो होगा वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड becomes north pole of the magnetic field and right side becomes south pole of the magnetic field. Thank you, students. Thank you very much. This is the end of your today's lecture, which is conceptual question. If you feel any problem or if you have any query, then you can ask me on my WhatsApp number or through Google Classroom. Thank you again.